मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क स्टैंडर्ड का है और 1 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का था। क्या आपने बताना था यहाँ पर, मैं जल्दी से लिख भी देता हूँ कि वोल्टेज प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रोड व्हेन it is connected with when it is connected with reference electrode, when it is connected with reference electrode या आगे आप लिख दें SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और 1 मार्क इस चीज का था अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपको 1 मार्क कट जाएगा, तो ये इसमें आपने लिखना था। ठीक है, कि वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का जब आप उसको कनेक्ट करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। दूसरा बेटा यहाँ पर अब ये 4 मार्क्स की आपसे डायग्राम वो यहाँ पर बनवा रहा था कि आप इस तरह करें कि एक हाफ सेल बनाएं गोल्ड आयन और गोल्ड में और नाइट्रिक एसिड और एनो में। ठीक है, ड्रॉ अ फुली लेबल डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स दैट शुड बी यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। देखिए दो हाफ सेल्स है ना, एक में गोल्ड है और दूसरे में नाइट्रिक एसिड और गैस है। तो आपने इसको ऐसे बनाना था कि एक बीकर, इसमें बेटा आप ये इलेक्ट्रोलाइट लिया और ये आपके पास इलेक्ट्रोड है गोल्ड, इसको आप लेबल करेंगे AU। और बेटा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको लेबल करेंगे AU3+ और इसको नीचे लिखेंगे कि ये 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ठीक है, और दूसरा बीकर जो आपने लिया है बेटा उसमें आपको दूसरा हाफ सेल जो कि नाइट्रिक एसिड और NO के दरमियान है वो लिखना है। अब देखिए ये NO, एक तो आपको समझ आ गई कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज द नाइट्रिक एसिड NO3 1-, कंसंट्रेशन इसकी होनी चाहिए 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और क्योंकि गैस यूज हो रही है ना, आपको पता है जिस हाफ सेल्स में गैस यूज हो रही होती है उनमें हम इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम का लेते हैं, तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मेंशन करना था आपने, प्लेटिनम। और ये गैस के लिए बेटा आपको एक डिलीवरी सिस्टम भी बनाना था कि ये NO गैस आप जिस तरह हाइड्रोजन गैस के लिए आप बनाते थे, तो ये NO गैस यहां से एंटर होगी विद 1 atm प्रेशर। और बेटा इसको आपने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना था ऐसे। और फिर सॉल्ट ब्रिज बनाना था आपने यहाँ पर, इसको लेबल करना था कि दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। अब बेटा देखिए ये आपका सेल बना है कंप्लीट, जिसमें वोल्ट मीटर भी है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स आपने लेबल किए हैं, आपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को मेंशन किया हुआ है और गैस यूज हो रही है तो आपने उसका प्रेशर भी बताया। तो इसके आपको 4 मार्क्स मिलने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बेसिकली लिंक्ड है, आप इस डायग्राम को बेशक अपने पास बना लें। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताएं जी कि इस हाफ सेल में जो आपका नेट रिएक्शन है वो रिएक्शन होगा क्या। ठीक है, आपसे रिएक्शन पूछ रहा है तो आपने 2 इक्वेशंस देखनी होगी। एक इक्वेशन आप देखेंगे जिसमें गोल्ड और गोल्ड 3 के आयन्स हैं, और दूसरी इक्वेशन आप अभी देखेंगे जिसमें नाइट्रेट आयन और NO गैस है, नाइट्रेट आयन और NO गैस। तो आगे देखें, ये आपके पास डाटा उसने दिया हुआ है कि सम रेलिवेंट हाफ इक्वेशंस एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन। ये गोल्ड की उसने E0 वैल्यू दे दी है, ये AuCl4-1 और गोल्ड और क्लोराइड आयन। और तीसरा देखें नाइट्रेट। देखिए हमारे काम की यहाँ इक्वेशंस कौन सी हैं, अगर आप थोड़ा गौर करें तो अभी आपने जो हाफ सेल बनाया ना, एक इसके दरमियान बेटा बनाया था ये, और दूसरा हाफ सेल आपने ये बनाया था कि इसमें NO गैस थी और नाइट्रिक एसिड था, NO गैस और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, राइट एन आयोनिक इक्वेशन टू शो द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन A2। ये जो मैंने ऊपर सेल बनाया है, कह रहे जब इसमें से करंट पास होगा तो बताएं कि क्या रिएक्शन होगा। तो गोल्ड और नाइट्रेट और NO के दरमियान आपने देखना है। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को देखेंगे, इक्वेशन 2 का फिलहाल कोई रोल यहाँ पर नहीं है, तो इक्वेशन 2 को आप काट दें फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा अब देखें
आपको मैंने बताया था जब भी दो हाफ इक्वेशंस को कंबाइन करना है तो पहले आप देखेंगे ई नॉट वैल्यूज, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, आपको देखना होगा कि इक्विलिब्रियम राइट साइड पर किसका शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पर किसका शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप ई नॉट वैल्यूज देखेंगे। ई नॉट वैल्यू अगर मोर पॉजिटिव है तो इट विल गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव है, तो उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जितनी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है उतना इलेक्ट्रॉन गेन होता है। और जिसकी बेटा ई नॉट वैल्यू लेस पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव या मोर नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इट मींस ये एनओ ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो अगर बेटा मैं इन इक्वेशंस को जरा अब अरेंज करके लिखूं, ए यू तो ऐसी आएगी, ए यू थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स ए यू। और दूसरी वाली इक्वेशन को मुझे फ्लिप करके लिखना पड़ेगा, तो बेटा मैं इसको फ्लिप करके लिखता हूँ। एन ओ रिएक्टेंट बन गया आपका, 2H2O आपका रिएक्टेंट हो गया है, एंड इट गिव्स बेटा, ये बात बच्चों को हाल लिंक नहीं मिला, उनको कहें कि गूगल क्लासरूम से लिंक वो करें ना। एक मिनट बेटा। वेट मिनट बेटा, मैं इन बच्चों को जरा लिंक शेयर कर दूं। एक मिनट। बास बच्चे जो है ना वो गूगल क्लासरूम में ऐड ही नहीं हुए हुए। एक मिनट बेटा, मैं जरा से अच्छा, अब बेटा देखें कि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें फ्लिप करके लिख रहा हूँ, NO प्लस 2H2O इट गिव्स NO3 माइनस 1, और साथ में 4H प्लस आएगा और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। जब आप इन इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो कट हो रहे हैं उसको कट कर दें, और ये आपकी नेट इक्वेशन है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। AU3 प्लस और NO प्लस 2H2O इट गिव्स AU NO3 माइनस 1 4H प्लस। ये आपकी है, ये आपकी नेट इक्वेशन है। इसका बेटा 1 मार्क आपको मिलना था बस, ठीक है। अब इसमें अक्सर बच्चों ने गलती की हुई है, फ्लिपिंग नहीं की और काम उनका खराब हो गया, ठीक है, मार्क्स कट गए। जिन बच्चों ने बेटा लेट ज्वाइन किया है, मैंने अभी तक बेटा हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई है, ये सेल की डायग्राम बताई है कि कैसे ड्रॉ करना था सेल। इसकी रिकॉर्डिंग आप बाद में सुन लीजिएगा ऊपर वाले पार्ट की। और फिर नेट इक्वेशन हमने बनानी थी जी। अब आ जाए बेटा, और नेट इक्वेशन बेटा हमने इसी की बनाई है, इस सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सेल गोल्ड और गोल्ड 3 के दरमियान था, नाइट्रेट और NO के दरमियान था। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 में ई नॉट की वैल्यूज देखी। ई नॉट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग जहां पर ऑक्सीडेशन, जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव थी वहां रिडक्शन होगी, जिसकी ई नॉट वैल्यू लेस पॉजिटिव थी वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ सेल, आपने ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। तो इसका बेटा आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बड़ा सिंपल सा, कि ई नॉट ऑफ सेल जो है, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, या ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो बेटा इसमें कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन, कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं रिडक्शन किधर हो रही है, रिडक्शन ये हो रही है गोल्ड में, तो 1.50। ऑक्सीडेशन किधर हो रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है ना, एनोड पर, एन ऑक्स, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन देखें इधर हो रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ये प्लस 0.96। तो इसको बेटा आप सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, 1.50 माइनस 0.96, 0.54। जी। अच्छा, बाज बच्चों ने ये माइनस में निकाला हुआ है, जिस बच्चे ने माइनस में लिखा है तो डेफिनेटली उसका मार्क कट गया है। अच्छा बेटा अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसी से लिंक्ड है ये क्वेश्चन। गोल्ड कैन बी ऑक्सीडाइज,
ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से जरा समझिएगा। Gold can be oxidized by a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. बट गोल्ड कैन बी ऑक्सीडाइज का मतलब पता है क्या है? कि आप गोल्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं। गोल्ड कैन बी ऑक्सीडाइज मीन कि गोल्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए जा सकते हैं। आपको मैं एक और चीज पहले बताऊं, बट जितने भी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, लेस रिएक्टिव मेटल, जिस तरह में अभी हम गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। 1.50 इसकी नॉट वैल्यू, बट गोल्ड जो है ना बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बट उनकी कोशिश होती है कि वो किस फॉर्म में रहें? एटॉमिक फॉर्म में रहें, वो आइंस ना बनाएं बल्कि एटम की फॉर्म में रहें। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स आइंस में ज्यादा स्टेबल नहीं होते। लेकिन अगर आप जबरदस्ती इसको आयन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरह की इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि गोल्ड कैन बी ऑक्सीडाइज, गोल्ड कैन बी ऑक्सीडाइज का मतलब है आप इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। तो गोल्ड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बेटा आप गोल्ड को उस सूरत में ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं कि अगर आप इसको डिसॉल्व करें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, जिसके मिक्सचर को वो एक्वारिजिया बोल रहा है, ठीक है। और कंसंट्रेशन भी कितनी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 12 मोल और नाइट्रिक एसिड की 16 मोल, ठीक है। ये बात फिर समझ लें, वो कह रहा है कि गोल्ड को आप ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, गोल्ड से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं अगर आप गोल्ड को डिसॉल्व करते हैं इन एक्वारिजिया। एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनकी कंसंट्रेशन उस टाइम बहुत ज्यादा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 12 मोल, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की 16 मोल। तो कह रहे हैं कि व्हाई एक्वारिजिया इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड, गोल्ड इसमें डिसॉल्व क्यों हो जाता है? डेफिनेटली आप ई नॉट की बेस पर बताएंगे, ई वैल्यूज की बेस पर। इन योर आंसर state and explain what effect the use of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid have on the E values on half equation 2 and 3। अब ऊपर चलते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को देखते हैं। बेटा इक्वेशन 2 और 3 को ये देखें आप, वो कह रहा है कि कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप मुझे बता सकते हैं इस इक्वेशन 2 और 3 में कहीं आपको HCl नजर आ रहा है? जी बेटा कहीं पर HCl नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में? नहीं, HCl तो सर कहीं भी नहीं है। हाँ HCl नहीं है, लेकिन बेटा आप उसको आपको उसके आयंस नजर आ रहे हैं। देखो HCl जब हम डालेंगे तो वो H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में होगा ना। तो ये जो क्लोराइड आयन आ रहा है ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम HCl। तो ये जो क्लोराइड आयन है बेटा, क्लोराइड, क्योंकि H आयन का रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो स्पेक्टेटर आयन के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाई है उसने। ये क्लोराइड आयन कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम HCl। और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा? 12 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मुझे ये बताएं, जब क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन थी 1 मोल तो इसकी ई नॉट वैल्यू आ रही थी 1। अब आपने क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, इसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। किस साइड पर शिफ्ट होगा बेटा? अगर आप HCl की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? हाँ जी जी बेटा बोले, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट पे सर। लेफ्ट साइड पर जाएगा, इधर। अच्छा देखिए, जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर जाएगा तो ये गोल्ड सॉलिड से किस में जा रहा है? गोल्ड सॉलिड से किस में जा रहा है? एक्वस में। और गोल्ड आयोनाइज हो रहा है। कैसे? देखिए ये इस सारे के ऊपर -1 चार्ज है, मतलब -4 आ गया चार्ज 4 क्लोरीन्स पर, तो गोल्ड पर +3 चार्ज है, तब ये चार्ज -1 आ रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि जब आप बेटा क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, मतलब HCl की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जाएगा लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जाएगा, ठीक है। और बेटा ई वैल्यू उसके साथ क्या होगा? जो ई वैल्यू है उसके साथ क्या होगा बताएं? ये वैल्यू बढ़ेगी कम हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज होने की एबिलिटी बढ़ रही है भाई, इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज हो रहे हैं, तो ई वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? जल्दी से बताएं शाबाश। ई वैल्यू सर कम होगी। कम होगी बेटा, इसमें तो इतना सोचने की बात ही नहीं है भाई। आपको बताया हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ई वैल्यू आपकी मोर नेगेटिव होती जाती है। जितनी ई वैल्यू नेगेटिव होती है उतना रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ये बात तो आपको लिखवाई हुई है कि जितनी ई वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी
उतना इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज होंगे। तो अगर क्लोराइड इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन या गोल्ड इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि ई नॉट वैल्यू जो है वो अब 1 से कम होती जाएगी। अच्छा बेटा, एक चीज तो क्लियर होगी कि जो क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और जो ई नॉट वैल्यू है वो कम हो रही है। दूसरा वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड की भी कंसेंट्रेशन बेटा आप बढ़ा रहे हैं, कितनी 16। तो बताएं इस पूरे बेटा इन 2 और 3 इक्वेशन में आपको कि नाइट्रिक एसिड नजर आ रहा है HNO3? जी बेटा, नाइट्रिक एसिड बेटा नजर आ रहा है आपको इक्वेशन सर 2 और 3 में? कहां पर है? यस, थर्ड इक्वेशन इक्वेशन 3 में है बेटा। यस बेटा, ये आपने नाइट्रिक एसिड का मतलब है कि नाइट्रेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाई है। तो जब बेटा आप नाइट्रेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा बोले? राइट हैंड साइड पे सर। यस, राइट साइड पे जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन विद ई नॉट वैल्यू? बेटा ई वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ेगी कम होगी ई वैल्यू? ई नॉट वैल्यू सर बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बेटा ई नॉट वैल्यू बढ़ेगी। अब मेरी बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। देखिए आपको इस क्वेश्चन में ना 2 मार्क्स तो इस चीज के मिलने थे। वो कह रहे हैं कि, अब जरा उसको क्वेश्चन देखें कि इन योर आंसर स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट the use of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid have, what effect have on E value? E value पर क्या फर्क पड़ रहा है? E value कम हो रही है या E value ज्यादा हो रही है? 2 मार्क्स आपको यहां से मिले थे। आपने पहली बात ये लिखनी थी कि by increasing the concentration of hydrochloric acid, position of equilibrium will shift towards left hand side in equation 2, and E value of equation 2 will be less positive, और दूसरी बात आपने लिखनी थी कि by increasing the concentration of nitric acid, position of equilibrium shift towards right side पे जा रहा है, जिसकी वजह से जो E वैल्यू है ऑफ इक्वेशन 3 विल बी मोर पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? मोर पॉजिटिव होगा। अच्छा बेटा, अब एक और चीज जरा, तीसरा मार्क किस चीज का है? अब मैं 1 मिनट के लिए इसको बेटा एरोज कर रहा हूं, खत्म। मुझे ये बताएं, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखें बेटा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ना स्टैंडर्ड कंडीशन पर देखें, तो बताएं रिएक्शंस को किधर जाना चाहिए था, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3? स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिएक्शंस किस साइड पर मूव करेंगे? इक्वेशन 2 किधर जाएगा और इक्वेशन 3 किधर जाएगी बेटा? क्या इक्वेशन 2 में ये होगा और इक्वेशन 3 में ये होगा बोले, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर देखते हैं? जी सर। बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये होगा ना। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन में देखिए गोल्ड ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? गोल्ड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? रिड्यूस सर। रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अच्छा, अब एक और चीज सुनिएगा बड़े ध्यान से कि इन दोनों ई नॉट वैल्यूज में फर्क कितना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? 0.4। हाँ बेटा, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? बेटा बोले ना, शाबाश, आंसर दें। इन दोनों ई नॉट वैल्यूज में कितना डिफरेंस है? 0.4 का है या नहीं है? 1 माइनस 0.96 करें ना, 1 माइनस 0.96 करें, बताएं कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.04। 0. कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.04 सर। 0.04। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर 2 हाफ इक्वेशंस में डिफरेंस 0.04 या इससे कम का हो, अगर 2 इक्वेशंस में डिफरेंस 0.04 या इससे कम का हो, तो आप कंसेंट्रेशन को चेंज करके उन रिएक्शंस की एरो को चेंज करवा सकते हैं। फिर सुने, अगर 2 इक्वेशंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस या ई नॉट वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, 0.04 या इससे भी कम आ रहा हो, तो आप क्या करते हैं, उन इक्वेशंस में कंसेंट्रेशन को चेंज करके
उन एरोस की डायरेक्शन को स्विच करवा सकते हैं। कैसे? मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। मतलब कैसे कि अभी जब मैंने बेटा इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो क्लोराइड आयन इस डायरेक्शन में चला गया और नाइट्रेट आयन इस डायरेक्शन में चला गया और रिएक्शन बिल्कुल स्विच हो गए, जो अभी मैंने आपसे पूछा था। अब गोल्ड क्या हो रहा है बेटा? गोल्ड क्या हो रहा है? अब आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रेट आयन की रिडक्शन हो रही है। तो अब आपने तीसरा पॉइंट क्या लिखना था कि ई नॉट ई वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, जो ई वैल्यू है ना इक्वेशन 3 की कंसेंट्रेशन के बढ़ाने से, ई वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 विल बी मोर पॉजिटिव देन ई वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। क्यों वे? क्यों जो थर्ड इक्वेशन की ई वैल्यू है वो मोर पॉजिटिव होगी है? क्योंकि आपको बताया कि डिफरेंस बहुत, अगर 0.04 या इससे कम का डिफरेंस हो और फिर आप कंसेंट्रेशन चेंज करें तो फिर जो जिसकी कंसेंट्रेशन बेटा आप चेंज कर रहे होते हैं ना उसकी ई वैल्यू बढ़ जाती है दूसरी इक्वेशन के मुकाबले में। तो अब तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है बेटा, इसको आप लिख लें, मैं बोल रहा हूं कि ई वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 will be more positive than E value of equation 2। क्योंकि जब आपने नाइट्रेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो वो राइट साइड पे जाएगा, उसकी ई वैल्यू बढ़ेगी। किसके मुकाबले में? इक्वेशन 2 के मुकाबले में। तभी तो बेटा गोल्ड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पर देखें गोल्ड ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, ये हमेशा इस तरह नहीं हो सकता बेटा कि कंसेंट्रेशन आप थोड़ी सी बढ़ा दें और ई वैल्यू इक्वेशन 3 की 2 के बढ़ जाएगी। नहीं, अगर डिफरेंस दो इक्वेशंस के दरमियान 0.04 का होगा तब ये आप बताएंगे कि जो थर्ड इक्वेशन की ई वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से बढ़ गई है कंसेंट्रेशन के चेंज होने से। अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है दो ई नॉट वैल्यूज के दरमियान, तब आप ये नहीं कह सकते कि कंसेंट्रेशन आपने चेंज की है और जिसकी ई वैल्यू पहले कम थी कंसेंट्रेशन के चेंज होने से उसकी ई वैल्यू अब बढ़ गई है दूसरी इक्वेशन के मुकाबले में। नो, ये सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल होगा इफ डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल से मुराद है 0.04। तो अब बेटा थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि ई वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 विल बी मोर पॉजिटिव देन ई वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। बताएं बेटा ये क्लियर हो गया? ये 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? समझ आ गई है या नहीं समझ आई? हाँ जी बेटा। सर जी बेटा। अब इस केएसपी का तो जी पूछो। हम एक्सप्रेशन अब जो हम डालेंगे सर वो होगा Al3 आयन मल्टीप्लाइड बाय F फ्लोरीन नेगेटिव क्यूब। क्या कह रहे हो? ठीक है, हाँ जी इसका कह रहे हो, ठीक है बेटा। देखिए ऐसे होगा बेटा, ये चार्जेस आपने अंदर डालने हैं ब्रैकेट के, ठीक है, चार्जेस अंदर डालने। और क्योंकि देखिए इस तरह होता है ना, ये पहले आप इस तरह इक्वेशन लिख दिया करें, डायरेक्ट मत लिखा करें, ऐसे करके 3f-1 एक्वस। अब आपको ये f-1 चार्ज अंदर डालकर और जो 3 है इसको बेटा बाहर आप रख देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी ना, तो वो कह रहा है कि AlF3 is sparingly soluble in water, the concentration of its saturated solution। हाँ बेटा, ये वैल्यू आपको क्या बता रही है? बताएं जरा, ये वैल्यू आपको क्या बता रही है? 6.5 टाइम्स 10⁻⁻² मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये वैल्यू क्या बता रही है आपको? कि इतना सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है बेटा। कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दिस, कि अगर आप वाटर में AlF3 डिसॉल्व करें ना तो इतना सॉल्ट आपका डिसॉल्व होगा, ठीक है, 6.5 टाइम्स 10⁻²। तो आप देखें कि आपके पास एल्यूमिनियम आयन की कंसेंट्रेशन तो इतनी आएगी क्योंकि वो 1 ही है, 1:1 है। तो अगर 6.5 टाइम्स 10⁻² मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, इट मींस एल्यूमिनियम आयन भी इतने ही होंगे, 6.5 टाइम्स 10⁻²। लेकिन जो बेटा फ्लोराइड आयन है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले में 3 टाइम्स मोर डिसॉल्व हो रहा है। जब 3 टाइम्स मोर डिसॉल्व हो रहा है तो वो ऐसे होगा कि 3 इंटू 6.5 टाइम्स 10⁻²। अब आप बेटा इन वैल्यूज को, ये जो कंसेंट्रेशन आई हैं, इनको आप KSP के एक्सप्रेशन में पुट करके जहां क्यूब आ रहा है वहां क्यूब लेंगे। तो KSP इज इक्वल टू एल्यूमिनियम आ रहा है 6.5 टाइम्स 10⁻² और दूसरा आ रहा है 3 टाइम्स
6.5 टाइम्स 10⁻⁻² का क्यूब। पर इसका क्या आंसर आ रहा है बताएं, शाबाश। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका? इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। और यूनिट बेटा लिख दीजिएगा, अलबत्ता उसने नहीं कहा होगा लेकिन आप फिर भी यूनिट लिख दीजिएगा। 4 कितना आ रहा है बेटा? 4.81 into 10 power -4। और बेटा आपने यूनिट लिख देनी है, चाहे उसने नहीं पूछी हुई। तो मोल 4 हो जाएगा और डीएम -12। स्क्वायर ब्रैकेट्स काउंट किया करें ना, 4 दफा स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। अच्छा, पार्टीशन कोएफिशिएंट में बेटा, पार्टीशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन देखिए कैसे लिखनी है कि रेशियो ऑफ concentration of solute in two immiscible solvents at equilibrium, equilibrium पर, at equilibrium कि equilibrium पर जो रेशियो आ रही है सॉल्यूट की दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान, दैट इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। अच्छा, इसके बाद 2 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आगे केपीसी का था, वो कैसे करना है देखें। आपको ये कह रहा है जी कि पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड बिटवीन octane 1 ol and water is this, a solution of 0.4 gram of benzoic acid। तो आप इसको ऐसे कर लें, KPC is equal to concentration of benzoic acid in octane 1 ol divided by concentration of benzoic acid in water। देखें, KPC of benzoic acid between octane 1 ol and water is 79.4। तो अब आप इसको ना इस तरह कर ले बेटा, मैं आगे इसको आगे लिख देता हूं ऐसे करके कि जो KPC की वैल्यू आ रही है वो 79.4 डिवाइडेड बाय 1 आ रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन octane 1 ol divided by concentration of benzoic acid in water is equal to 79.4 divided by 1। आपसे वो ये कह रहा है कि a solution of 0.4 gram of benzoic acid in 25 cubic centimeter of octane 1 ol is shaken with 125 cubic centimeter of water। Calculate the mass of benzoic acid extracted into the water। बेटा इसको हम इस तरीके से करते हैं, मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये आपकी सेपरेटिंग फनल है, ठीक है। और इसके अंदर बेटा आपके पास इस सेपरेटिंग फनल के अंदर ये 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ना आपके पास octane 1 ol है, octane 1 ol, और इसमें 0.4 ग्राम बेंजोइक एसिड था। 0.4 ग्राम क्या था? बेंजोइक एसिड। आपने बेटा ऊपर से वाटर ऐड किया जी, यहां से वाटर ऐड किया आपने, कितना? 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। और आपने फिर इसको शेक किया। कहते जब शेक किया तो बताएं ये कितना बेंजोइक एसिड ऊपर जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ बेंजोइक एसिड एक्सट्रैक्टेड इनटू द वाटर लेयर, कि कितना वाटर लेयर में जाएगा, ये आपने बताना है। क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको कि उसने बेंजोइक एसिड को octane 1 ol में डाला हुआ है और फिर ऊपर से वाटर डाल रहा है, उसको शेक कर रहा है और कह रहा है कि बताएं बेंजोइक एसिड से कितना, octane 1 ol से बेंजोइक एसिड कितना वाटर में जाएगा। बेटा आप इसी फार्मूले को ओपन करें ना, ये जो फार्मूला है ना इसको ओपन करें। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम, कि मास ऑफ बेंजोइक एसिड और मास ऑफ बेंजोइक एसिड और वॉल्यूम ऑफ octane 1 ol। तो मैं लिखता हूं यहां पर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन octane 1 ol
in octane 1-ol divided by volume of octane 1-ol or divided by, बेटा अब नीचे वाले फॉर्मूले को ओपन कर, concentration of benzoic acid in water, तो यहाँ लिखेंगे फिर mass of benzoic acid in water और divided by बेटा volume of water और is equal to 79.4 divided by 1, ये आपने करना है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, देखें मैं ऊपर से इसको रब कर रहा हूँ, ये जगह नहीं है इधर, ये पर इसके बाद आपने ना इस फॉर्मूले को जरा दोबारा सेट करके लिखें और इसमें वैल्यूज आप सिर्फ पुट करते जाएंगे। ये देखें, इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं अब यहां पर, mass of benzoic acid, volume of octane 1-ol into volume of water or mass of benzoic acid in water is equal to 79.4 divided by 1, यही है ना 79.4, yes। अब बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे आपके पास। देखें आपको ये बताना है कि मैं दोबारा डायग्राम बनाऊं इधर, ये आपके पास है octane 1-ol, ये आपके पास है वाटर। आपको ये बताना है कि कितना बेंजोइक एसिड नीचे से ऊपर गया है ना, आपको नहीं पता ना कितना गया है ना, और कितना रह गया है ये भी नहीं पता। तो ये आपको पता है कि जो बेंजोइक एसिड है ना, जो बेंजोइक एसिड है वो 0.4 ग्राम था इनिशियली, कहां पर, यहां पर 0.4 ग्राम था, ठीक है, लेकिन कितना ऊपर चला गया आपको नहीं पता। तो अब बेटा मैस ऑफ बेंजोइक एसिड इन ऑक्टेन 1-ol 0.4 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर चला गया है बेटा। अब 0.4 सारे के सारा बेंजोइक एसिड में तो नहीं होगा ना, कुछ जो ऊपर चला गया है वो आपको नहीं पता कितना गया है, लेकिन एक्स हमने एज्यूम कर लिया एक्स क्या है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन 1-ol कितना है, कितना आपने बेटा ऑक्टेन 1-ol यूज किया है, दैट इज 25 है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर बेटा आपने कितना ऐड किया है उसने बताया हुआ क्वेश्चन में 125, ठीक है, और mass of benzoic acid in water बेटा ऊपर कितना गया है, बेंजोइक एसिड ऑक्टेन 1-ol से वाटर में कितना गया है, तो ये हम कह रहे हैं जी x क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता ये x, और इज इक्वल टू 79.4 डिवाइडेड बाय 1। अब बेटा आप इसको सिंपल अलजबरा है आगे, 79 बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 79.4 इंटू 25, ये हो जाएगा बेटा आपके पास, इसको ऐसे करें 0.4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 25 को ना बेटा इधर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो 1985 डिवाइडेड बाय, और ये 125 इधर आ जाएगा तो 125, ठीक है। अब आप बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यूज निकाल ले, कि बेटा एक्स की वैल्यू कोई बच्चा निकाले जल्दी से, क्या आ रही है जी एक्स की वैल्यू 0.0237। हाँ नहीं ये आपने कैलकुलेट किया या ऐसे ही बता दिया भाई, इसे कैलकुलेटर पे डालिए। ठीक है बेटा गुड, ये आ रही है 1985x। इससे आप x की जब वैल्यू निकालेंगे ना x की, तो x आपके पास आ रहा है 0.0237 ग्राम्स। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो आपने यहाँ कहा था ना कि 0.4 माइनस एक्स, तो आपको पता चल गया वाटर में x कितना गया है, वो ये गया है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो बेटा अभी ये पेपर रहता है कुछ, इसमें ये बफर वाला सोल्यूशन बल्कि इसको भी कर लेते हैं साथ ही बेटा, ये हो जाएगा जल्दी से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, बस बफर वाला करते हैं। नेक्स्ट वो ये कह रहा है बेटा कि अ बफर सॉल्यूशन इज टू बी मेड बाय यूजिंग 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एथेनोइक एसिड and 1 mole per cubic decimeter sodium ethanoate. Calculate the nearest 1 cubic centimeter
volume of each solution that would be required to make 100 cubic centimeter buffer. But in short वो आपको ये बता रहा है, आपने एक बफर बनाना है जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए 5.50. कह रहा है बताएं कि अगर आपने एक बफर बनाना है एसिडिक बफर जिसकी पीएच 5 होनी चाहिए, जिसका टोटल वॉल्यूम 100 होना चाहिए, तो बताएं आप एसिड का कितना वॉल्यूम ऐड करेंगे और सॉल्ट का कितना वॉल्यूम ऐड करेंगे. ठीक है, वो क्या पूछ रहा है कि आपने एक बफर बनाना है जिसकी पीएच 5 होनी चाहिए और उस बफर का टोटल वॉल्यूम 100 होना चाहिए, और आप बताएं कि आप कितना एसिड का वॉल्यूम ऐड करेंगे और कितना आप सॉल्ट का वॉल्यूम ऐड करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड करेंगे. बेटा पहला काम ये करें ना, ये पीएच से ना एच आयन की कंसंट्रेशन निकाल ले. क्यों? उसकी रीजन है क्योंकि देखिए ये आपका बफर है, सपोज CH3COOH प्लस, और जो सॉल्ट है वो ये है CH3COONA. इट गिव्स CH3COO माइनस Na प्लस. ये बेटा आपका बफर है. आपको इसके लिए Ka का एक्सप्रेशन लिखना है. Ka इज इक्वल टू एथेनोएट आइन CH3COO माइनस H प्लस आइन डिवाइडेड बाय CH3COOH. ये लिखना है. Ka इज गिवन. आप H आइन निकालें ना. H आइन कैसे निकालेंगे? pH पता है आपको, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन. pH कितनी है बेटा 5.50 माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन. अब बेटा आप माइनस 5.50 लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन, एंटी लॉग ले लें बेटा, इसका एंटी लॉग ले लें और जल्दी से मुझे बताएं कि क्या आंसर आ रहा है. जी बेटा एच आइन कितना आ रहा है, जल्दी से बताइएगा. 3.16 into 10 power minus 6. 3.16 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. ये एच आयन की कंसंट्रेशन आ रही है. अब बेटा मैं इस के एक एक्सप्रेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करता हूं. देखिए के इज गिवन 1.79 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 5. एथेनोएट आइन ऐसे लिखते हैं फिलहाल क्योंकि आपको इनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. और एच आइन आया बेटा आपके पास 3.16 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. बेटा अगले स्टेप में क्या करेंगे, मैं इसको इधर ले आऊंगा. देखें 1.79 times 10 raised to power minus 5 divided by 3.16 times 10 raised to power minus 6, और ये आपके पास आ जाएगा जी एथेनोएट. ये आपके पास आ जाएगा अनआयोनाइज्ड एसिड. अब मुझे ये बताएं बेटा, इसको जरा डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है. शाबाश, डिवाइड करें, आंसर क्या आ रहा है. $5.66. ओके बेटा, आंसर आ रहा है जी 5.66 डिवाइडेड बाय 1. मैं इसको जरा थोड़ा साइड पर करके लिखता हूँ ताकि यहाँ से आपको एक चीज मैंने समझानी है बेटा. अच्छा इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ. वेट, हमारे पास थोड़ी स्पेस बन जाए. अच्छा बेटा आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये आ रहा है जी अब CH3COO माइनस और CH3COOH. ये आ रहा है 5.66 डिवाइडेड बाय 1. बेटा क्या ये रेशियो है या नहीं, पहले मुझे ये बताएं. इज इट रेशियो? बेटा ये रेशियो है या नहीं है, बोले. बेटा मुझे यस करेंगे तो मैं आगे जाऊंगा. ये रेशियो है या नहीं है बेटा, कि जो मैंने अभी आंसर निकाला आपके पास. जी सर. जी बेटा मुझे शाबाश आंसर देना, मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ. जी सर. बेटा इसमें इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, मुझे जल्दी से आंसर दें, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है. अच्छा अब बेटा ये जो हमने रेशियो निकाली है, अब ये मैटर नहीं करता कि आप व्हाट एक्चुअल क्वांटिटीज यू आर मिक्सिंग. ये मैटर करता है रेशियो में कि आप इनको जो मिक्स कर रहे हैं ना उनमें एथेनोएट आयन की रेशियो. एक मिनट, ये बेटा मैटर नहीं करता कि आप
कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप इसको जिस मर्जी यूनिट में यूज करें, लेकिन जो एथेनोएट आयन और जो एथेनोइक एसिड के दरमियान रेशो है वो 5.66 डिवाइडेड बाय 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ। कैसे? एक तरीका आपको बता रहा हूँ इसको रीड करने का, कि इन 1000 cubic centimeter of solution containing 5.66 moles of ethanoate and 1 mole of एथेनोइक एसिड। मुझे बताएं, क्या ये मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन में मुझे एथेनोएट आयन के इतने मोल डालने हैं और एथेनोइक एसिड के इतने मोल डालने हैं? इस तरह मैं इसको रीड कर सकता हूँ ना। इसी तरीके से मैं इसको अब एक और तरीके से रीड करता हूँ बेटा। आप इसको इन्फिनिट नंबर ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज के साथ पढ़ सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये होगी कि आपने जो रेशो रखनी होगी एथेनोएट और एथेनोइक एसिड के दरमियान वो 5.66 और 1 की होनी चाहिए। अब मैं इसको देखें, क्वेश्चन पर आता हूं। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कितना कितना वॉल्यूम ऐड करना है। बेटा देखें, टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम है 5.66 और 1, अगर आप इसको ऐड कर दें तो 6.66 टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपके पास ये आ रहा है। और इस टोटल वॉल्यूम में आप मुझे बता सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है? बेटा ये आप लोग मुझे आंसर देंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है जी? अगर टोटल वॉल्यूम 6.66 हो, 6.66 क्यों मैंने इनको ऐड किया बेटा? 5.66 और 1 टू टोटल 6.66 है। तो 6.66 वॉल्यूम में सॉल्ट सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा? बेटा आप लोग मुझे आंसर देंगे, मेरी आगे क्लास है, 2 मिनट रह गए, जल्दी मुझे आंसर दें। सर 5.66 कितना होगा? 5.66 यस, 5.66। आपको मैंने कहा कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ सकते हैं, आप इन वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ सकते हैं। आप इन, अच्छा वॉल्यूम में यूनिट क्या होगी? आप बेटा इसको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में पढ़ सकते हैं, आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में पढ़ सकते हैं, आप इसको क्यूबिक डेसीमीटर में पढ़ सकते हैं। रेशो है, आप इसको जिस मर्जी उसमें पढ़ें क्योंकि रेशो सेम रहेगी। तो अगर मेरे पास टोटल वॉल्यूम 6.66 क्यूबिक सेंटीमीटर होता, टोटल वॉल्यूम मीन इस एसिड और सॉल्ट का मिलाकर, तो उसमें जो सॉल्ट का वॉल्यूम है वो आप बता रहे हैं जी कि 5.66 होगा। और अगर मैंने बेटा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में बनाना हो, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मेरे पास टोटल वॉल्यूम हो, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम होगा? x। तो x is equal to 100 times 5.66 divided by 6.66। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 84.98। 84.98। तो मैं इसको 85 कह सकता हूं? यस सर। ये देखें, ये आपके पास टोटल 100 है, टोटल 100। तो अगर आपने बेटा सॉल्ट 85 लिया है, तो आप एसिड कितना लेंगे? एसिड कितना लेंगे आप? 15 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे। मुझे ये बताएं सर बेटा, आप ये ये बात आपको जी सर जी आप भाई। ये कह रहे हैं कि रेशियो में मोल की रेशियो भी सेम होगी, वॉल्यूम की भी, कंसंट्रेशन की भी? मैंने आपको ये कहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आप किस यूनिट को यूज कर रहे हैं, मैटर ये करता है इस रेशो के अंदर कि आप जोन सी मर्जी यूनिट यूज करें, लेकिन जो आप जो रेशो है वो ये रहनी चाहिए, रेशो ये रहनी चाहिए एथेनोएट आयन की और एथेनोइक एसिड की। चाहे आप इसको इन टर्म्स ऑफ मोल पढ़ें, चाहे आप इन वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ें। मैं इसको ऐसे भी रीड कर सकता हूं बेटा, देखो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन के अंदर यू हैव टू ऐड 5.66 मोल ऑफ एथेनोएट एंड 1 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड। रेशो तो सेम रही ना, 5.66 और 1। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि आपने अगर टोटल 6.66 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, तो उसमें सॉल्ट जो है वो 5.66 होना चाहिए।
जी बेटा बताएं, ये बात क्लियर है? या इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो जिस तरह मार्क स्कीम में किया हुआ है A+B करके आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा इसकी सेंस बनती है कि अगर आप इस रेशो से करें। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना काफी है, तो कल इंशाल्लाह हम कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, कल की क्लास।